हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम डीएसएसबी और केवीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज की वीडियो जो है गद्य साहित्य को ही आगे मैं बढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं गद्य साहित्य की उपन्यास से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा और झूठा सच तीनों उपन्यासों का सारांश और उपन्यास का नामकरण किस आधार पर हुआ है, इस सब के बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। साथ में मैं केवीएस 2018 पीजीटी हिंदी का पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसी चरण में जो है हम थोड़ा सा साहित्य को आगे बढ़ाएंगे। आज गद्य विधा में हम कहानी पे चर्चा करेंगे कि कहानी का विकास, नामकरण और किस किस चरण में जो है कहानी का विकास किस प्रकार से आगे बढ़ा है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का सारांश मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो नेट में भी हो गई, जो कहानियाँ जिसमें नेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन कहानियों से डीएसएसबी में भी और केवीएस में भी। तो हम तीनों ही चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अपनी विषय पर अच्छी मजबूत पकड़ बनाते हुए हम सभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हिंदी कहानी जो विधा है उसका विकास कैसे हुआ। क्या हुआ था कि जैसे पहले उपन्यास विधा आई थी। उपन्यास काफ़ी लंबे होते हैं, आप लोगों को पता ही है, और उपन्यास में अनेक पहलुओं पर चर्चा की जाती है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि उपन्यास को पढ़ने से पाठकों को बहुत ही बोरियत महसूस होने लगी थी। तो इस कारण क्या हुआ था, कहानी का उद्भव हुआ था कि कहानी में जो है लोग, क्योंकि कहानी थोड़ी उपन्यास से छोटी होती है और जो है कहानी में कथा तत्व जो है, कथा वस्तु जो है, एक बंधी हुई कथा वस्तु होती है। बहुत सारी खिचड़ी जो है कहानियों में नहीं होती है, जबकि उपन्यासों में कई सारी जीवन की चर्चाओं की, कई जीवनियों की चर्चा एक साथ की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पाठक को कभी कभी पढ़ने में थोड़ी बोरियत लगती है और उसमें समय भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ था, फिर इसलिए जो है कहानी विधा आई थी। और कहानी विधा जो है आज भी वर्तमान में भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो गद्य विधाओं में कहानी जो है सबसे सशक्त विधा बनकर उभरी थी। आज कहानी के पाठक अन्य सभी विधाओं की तुलना में सर्वाधिक है। यही कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग क्या है, सर्वाधिक है। यही नहीं अपितु कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में कहानियों की मांग सर्वाधिक है। यही नहीं अपितु कई पत्रिकाएं तो केवल कहानी पत्रिका ही हैं, जो समकालीन कथाकारों की स्तरीय कहानियों के साथ उभरते हुए कहानीकारों की कहानियां भी छापती हैं। विगत 90 वर्षों में हिंदी कहानी ने जो आशातीत प्रगति की है वह उत्साहवर्धक है। इन सभी गद्य विधाओं की अपेक्षा आज की हिंदी की कहानी में युगबोध की क्षमता सबसे अधिक दिखाई पड़ती है। अब हम जानेंगे कि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। इसे केवीएस 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है, और इस जो नॉर्थ ईस्ट का जो पेपर हुआ था 17 में हिंदी का, वहाँ से भी एक बार यहाँ से प्रश्न रह चुका है। तो इसको आपको बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। जो जो कहानी की शिल्प विधि का विकास होता गया तो उपन्यास ने उसका पार्थक्य भी अलग झलकने लगा। वास्तव में कहानी जीवन की किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है। ये ध्यान रखना है, कहानी में जीवन के किसी अंग या संवेदना की ही चर्चा की जाती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कहानी में जीवन के किसी अंग को उठाकर उसी पर चर्चा की जाती है, उसी के बारे में लिखा जाता है, जबकि उपन्यास में बहुत सारे जीवन के बहुत सारे जो घटनाएं हैं, उनको बहुत सारी घटनाओं को एक साथ दिखाया जाता है। स्पष्ट है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना मात्र है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार आज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। ये याद रखना है कि आज्ञे जी ने कहानी के बारे में क्या बोला, नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं कि हिंदी कहानी का विकास प्रारंभ कब से माना जाता है। तो हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा का प्रारंभ है वो 1900 ईस्वी के आसपास से ही मानना समीचीन होता है। सही माना जाता है कि 1900 ईस्वी से ही कहानी की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है।
हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है विद्वानों में? इस पर अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग कहानियों को माना है। लेकिन हमारे जो DSSB, PGT और नेट के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कहानी कौन सी मानी है। दोनों ही जो आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका दोनों का ही हिंदी साहित्य में बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए इनकी बातों को, इन्होंने जो भी कहा है, जिस भी विधा के बारे में कहा है, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है उसको। देखिए अब कौन किस किस कहानी को पहली कहानी माना गया है, इस संबंध में जिन कहानियों का नाम लिया जाता है। देखो, किसी ने माना है कि रानी केतकी की कहानी पहली कहानी है। किसकी है ये? मुंशी इंशाअल्लाह खां की। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को ही पहली कहानी माना है। धुलाई वाली बंग महिला की है। एक टोकरी भरी मिट्टी को भी पहली कहानी माना जाता है, जो माधवराम सप्रे की है। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, जो बहुत बार पूछी गई है। अब देखिए, इनमें से जो प्रथम दो कहानियां हैं, रानी केतकी की कहानियां, राजा भोज का सपना, इनमें जो है कहानियों के तत्व विद्यमान न होने के कारण इन दोनों कहानियों को प्रथम श्रेणी से बिल्कुल हटा दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? इंदुमती का 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान ने इस पर क्या आरोप लगाया है कि ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का ये कहानी अनुवाद किया गया, इसलिए ये कोई मौलिक कहानी नहीं है। सरस्वती पत्रिका में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, वो कब छपी थी? 1903 ईस्वी में हुई थी। और सन 1907 में बंग महिला की धुलाई वाली कहानी छपी थी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि 1901 में टोकरी भरी मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ नामक पत्रिका में हुआ, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यह हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कही जा सकती है। तो आप लोगों को देखो कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि अब कौन सी कहानी को पहले कहानी माना जाए। आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, वो आप ऑप्शन दे के समझ जाओगे। कई जगह पे जो है ये बंग महिला की जो कहानी है धुलाई वाली, ये दी होगी। कई जगह पे एक टोकरी भरी मिट्टी दी होगी। कई जगह पे आपसे आचार्यों के अनुसार कहानी पूछी जाएगी। तो आपको सभी को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आखिर कहानी का पूरा काल विभाजन किसके नामकरण पे किया जाए। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आचार्य जो हमारे प्रेमचंद जी है, कहानी कथाकार, हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाले कथाकार हैं प्रेमचंद जी। इसी प्रकार से उन्होंने उपन्यासों का जो नामकरण है वो भी प्रेमचंद जी को सेंटर में केंद्रीय बिंदु में रखकर, केंद्र में रखकर उपन्यासों का काल विभाजन किया गया। और कहानियों का काल विभाजन भी जो है प्रेमचंद को ही केंद्र बिंदु में रखकर किया गया है, क्योंकि सर्वाधिक कहानियाँ लिखने वाले प्रेमचंद हैं, जिन्होंने आदर्शवाद से होते हुए यथार्थवाद तक जो पहुँचे हैं। उन्होंने पूरे अपने समाज में, साहित्य में, जो भी अपने साहित्य में उन बिंदुओं को उकेरा है जो समाज में चीज़ें घटित हुई हैं। ठीक है, तो इनके नाम पर है तो किस तरीके से हैं। सबसे पहले प्रेमचंद से पूर्व कहानियाँ जो हुई हैं, फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियाँ जो हुई हैं, फिर प्रेमचंद तो तीनों कहानी जो है, यानी प्रेमचंद जो है सेंटर में है। प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ, प्रेमचंद से बाद की कहानियाँ। फिर जो हमारी नई विधा है वो है नई कहानी। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का जो समय है वो 1900 से 1918 के बीच में है। 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का शुरुआत मानी जाती है। तो मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, क्योंकि कहानी की जब भी किसी वस्तु की शुरुआत होती है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता और प्रौढ़ता की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ शुरुआत करता है तो उसको धीरे अनुभव के साथ ही गंभीरता और प्रौढ़ता आती है। चूँकि यहाँ पे कहानी जो है अपने शुरुआती लेखन के दौर में थी, अपने यौवन दौर पे थी, यहाँ पे प्रौढ़ता के दौर पे नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेमचंद जो पूर्व कहानियाँ हैं उनमें कुछ कमियाँ रह गई, लेकिन वो जो ज़्यादातर कहानियाँ हैं वो ज़्यादातर उपदेशात्मक कहानियाँ हैं, यानी प्रत्येक कहानी में कुछ ना कुछ उपदेश और समाज सुधार की यहाँ पे बातें ज़्यादा की गई है। और कुछ जो हैं कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें केवल मनोरंजन होना चाहिए, व्यक्ति का मनोरंजन को केंद्र बिंदु यहाँ पे माना गया है। तो ये तो हो गया इसका थीम कि प्रेमचंद पूर्व कहानियों में क्या क्या रहता है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है उन लेखकों को भी जानना चाहिए
जो प्रेमचंद से प्रूव हुए हैं, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दिन की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विशंबरनाथ शर्मा की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। ठीक है, इनमें से ये सारी कहानियाँ कौन सी है? प्रेमचंद प्रो युगीन की हैं। उक्त सभी कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी पत्रिका में हुई थी? ये सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। 1909 ईस्वी में काशी से इंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का संग्रह जो है छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने भी नाटकों के अलावा बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और उनकी कहानियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। छाया नाम से उनकी जो है कहानियाँ कुछ निकलती थी। तो छाया नाम से जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे? प्रेमचंद प्रो हिंदी कहानियों में उनका स्थान हम रखेंगे। राधिका रमन प्रसाद की कहानियाँ कानों में कंगना इंदू में सन 1913 में प्रकाशित हुई थी और 1918 में काशी से हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इला चंद्र जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी की भी कहानियाँ छपने लगी थी। बता देती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार, नीति और उपदेश से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए, प्रेमचंद प्रो युगीन में अगर सर्वाधिक श्रेष्ठ जो कहानी मानी जाती है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी मानी जाती है। ये जो है, मैंने आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। कल जो मैंने पेपर अपलोड किया था वहाँ पर भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी से एक प्रश्न रहा था। चंद्रधर शर्मा इस काल के सर्वश्रेष्ठ, किस काल के? प्रेमचंद प्रो युगीन। ठीक है, प्रेमचंद से जो पहले कहानीकार रहे हैं उनमें जो है चंद्रधर शर्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, तीनों कहानियों को याद कर लेना है। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। और ये जो कहानी है वो किससे संबंधित है? आदर्श प्रेम और त्याग और बलिदान से संबंधित है। इसका जो मुख्य नायक है लहना सिंह, इसका मुख्य नायक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। उसने कहा था, और फौजी होता है वो, उसकी प्रेम कथा है यहाँ पे। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। हिंदी कथा, देखिए ये नामकरण अगर हम ध्यान रखेंगे ईयर वाइज, तो हमें जब ईयर आते हैं लगाने के लिए तो बहुत आसानी रहेगी। जब हमें पता होगा कि प्रेमचंद पूर्व युग कौन सा था कहानियों में 1900 से 1918 के बीच में, तो जब कहानियों का ईयर हमसे पूछा जाता है, जैसे कभी पूछ ही लिया कि उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो जैसे उन्होंने दे दिया 1913, 15, 18 या 20, तो आप लगा पाओगे कि 18 से पहले ही एक अनुमान आप यहाँ से लगा सकते हैं कहानियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु हिंदी यात्रा इस प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में थी। मैंने अभी बताया कि अभी कहानी की शुरुआत ही हो रही थी, तो उसको हम बाल्यावस्था बोल सकते हैं। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर कर नहीं आया था, किंतु उपवाद रूप में गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है, क्योंकि इनकी कहानियाँ, दोनों की कहानियाँ कैसी थी, जयशंकर प्रसाद जी की और गुलेरी की, इनमें थोड़ी सी गंभीरता देखी गई थी। हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। सबसे पहले सोपान में कौन सी कहानी प्रसिद्ध हुई, उसने कहा था। अब आती है प्रेमचंद की कहानी कला। प्रेमचंद की कहानी कला कह लो या प्रेमचंद युग की कहानी कला हम कह सकते हैं। 1916 से लेकर 1936 तक का जो समय था वो हम प्रेमचंद युग बोल सकते हैं उसको। हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका एक संग्रह था, कहानी संग्रह सोजे वतन, लेकिन क्योंकि उसमें स्वतंत्रता से संबंधित कविताएं थी, इसलिए उसको अंग्रेज सरकार द्वारा क्या कर लिया था, जब्त कर लिया गया था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से ये लिखने लगे थे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया था। उनकी पहली कहानी कौन सी है, पंच परमेश्वर है, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम कहानी कौन सी, उनकी कफन है। गीसू और माधव उसके पात्र हैं। पंच परमेश्वर सुनी होगी आपने, बूढ़ी काकी की कहानी जो है, तो 1916, और ये आप दोनों के काल भी याद रखने हैं। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की थी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभाजित थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित की गई थी।
प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में आदर्श था। उन्होंने प्रारंभिक कहानियों में उनकी कैसे था, आदर्शवाद ज़्यादा दिखाया था कि व्यक्ति का मन जो है धीरे धीरे बदल जाता है। जैसे हम गांधी युग के बारे में भी बात कर सकते हैं कि वो व्यक्ति का अंत में मन बदला हुआ दिखाता है। लेकिन जब प्रेमचंद जी देखते हैं कि समाज की जो स्थितियां हैं वह कुछ और ही हैं, व्यक्तियों का मन बदलता नहीं है, बल्कि समाज की जो विडंबना है, जो यथार्थवाद है, वो कुछ और ही है, व्यक्ति वैसे ही क्रूर हैं और व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं, वो संवेदनाएं हैं, वो मरती जा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने अंत में जो है अपनी कहानियों में यथार्थवाद को दिखाना शुरू किया था। इसलिए प्रेमचंद की कहानियों को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी बोला जाता है। यानी कि आदर्शवाद से उन्मुख होकर किस तरफ आए थे, वो यथार्थवाद की तरफ आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दौरा आदि कहानियाँ किसके हैं? ये क्या इनका मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। जबकि प्रवृत्ति कहानियाँ जैसे पूस की रात, कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियाँ आदर्शात्मक, इतिवृत्तात्मक एवं घटना प्रधान होती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने समाज का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया है। जैसे महाजनी सभ्यता में शोषण का स्वरूप उन्होंने दिखाया है। उनकी महाजनी सभ्यता से संबंधित कौन सी कहानी है? सवा सेर गेहूँ। ठीक है। प्रेमचंद के कथा विकास का तीसरा चरण उत्कर्ष काल था, जिसमें सदगति, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात आदि कहानियों को लिया जा सकता है, जो उनकी यथार्थवादी कहानियाँ मानी जा सकती हैं। इन कहानियों में क्या होता है, प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक होती है और चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक करता है। यानी कि वो क्या दिखाते हैं कि व्यक्ति का जो चरित्र है वो समय समय के अनुसार बदल जाता है। लेकिन बाद में 1930 के बाद उनकी कहानियाँ बड़े ही मूल संवेदनाओं को पकड़ने लगती हैं और उनकी जो है चरित्र चित्रण के बजाय के 2-3 घटनाओं पर बल देने लगे थे वो, और मनोवैज्ञानिकता के आधार पर ही व्यक्तियों का चित्रण किया उन्होंने। 1930 से लेकर 36 तक कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने किस प्रकार से किया है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि उनकी भाषा जो है वो बहुत ही पात्र अनुकूल भाषा है। उन्होंने लोकोक्ति मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज है। उर्दू अंग्रेजी के चलते हुए अनेक विदेशी शब्द उसमें प्रयुक्त किए गए हैं, प्रेमचंद की कहानियों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में देख लेते हैं पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गिरदा, परीक्षा, आपबीती, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, सुजान, भगत, माता का हृदय, कजाकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात और कफन के नाम लिए जा सकते हैं। ये हो गए प्रेमचंद। इसी समय में जो है जयशंकर प्रसाद जी भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख रहे थे, तो हम उनकी कहानियों के बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। प्रेमचंद युग के ही एक प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जा सकता है। उनके 5 कहानी संग्रह, ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बच्चों। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनका ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनका कभी कभी क्या है नेट में ईयर वाइज लगाने के लिए आता है। कुल मिलाकर इन्होंने 69 कहानियाँ लिखी थी। ठीक है। इनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता होती है। जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक तो इन्होंने जो है कहानियाँ लिखी हैं वो थोड़ा सा ऐतिहासिक कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं, ऐतिहासिक उपन्यास भी, ऐतिहासिक नाटक इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, तो कहानियों में भी इन्होंने ऐतिहासिकता का थोड़ा सा भूमिका ली है। साथ में इनकी कहानियों में जो प्रेम होता है, प्रेम के साथ करुणा होती है, बलिदान होता है, ये सभी सारे गुण जो है इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाए हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद की एक जो बहुत बड़ी विशेषता और या त्रासदी भी कह सकते हैं, उनकी कहानियों में जो नायक और नायिकाएं होती हैं वो कभी भी उनका मिलन नहीं होता। वो आदर्शवाद के चलते क्या करते हैं, उनका जो है हमेशा विरह दिखाते हैं, उनका मिलन कहीं पर भी नहीं दिखाते हैं। इस बात का कई कहानीकारों ने विरोध भी किया है कि प्रसाद जी ऐसा लिख डालते हैं, इतना आदर्श दिखा देते हैं कहानियों में, कहीं पर भी नायक और नायिका का मिलन नहीं दिखाते हैं। ये आरोप भी लगता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका अपना लिखने का तरीका है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, उनकी कहानी में अनुभूति की तीव्रता,
काव्यात्मक, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण, कल्पना की प्रचुरता खूब विद्यमान होती है। ऐतिहासिक, देशकाल और वातावरण की सफल प्रस्तुति है यहाँ पे। अतीत गौरव है यहाँ पे, भावुकता है, कल्पना की ऊंची उड़ानें हैं। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनका प्रेम कैसा है? निश्चल प्रेम है, बलिदान है। हमेशा जयशंकर प्रसाद जी की आप किसी भी कहानी या नाटक में देखेंगे कि हमेशा वो त्याग ही करवाते हैं, बलिदान ही करवाते हैं अंत में नायक नायिकाओं से। तो आप समझ जाना इस चीज़ से। प्रसाद जी की प्रमुख कहानियाँ हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती आदि। मैं आप लोगों को आकाशदीप का जो है सारांश बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आकाशदीप से जो है केवीएस में भी और डीएसएसबी में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो सबसे पहले इनकी पहली कहानी कौन सी थी? जो सन 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी, ग्राम इनकी सबसे पहली कहानी है। और इसमें क्या है? प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और तत्कालीन समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। भले ही उनकी कहानियों के पात्र एवं घटनाएं ऐतिहासिक न हो, परंतु देश काल एवं वातावरण का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि कहानी में ऐतिहासिकता आ जाती है। वो पात्रों का जो नाम है वो दिखाते तो नहीं है कि वो इतिहास से संबंधित हैं, लेकिन वो देश काल और वातावरण जब दिखाते हैं तो वो इस प्रकार का दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप से उनकी कहानियाँ इतिहास से जुड़ जाती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। प्रसाद जी ने अतीत के जीवन मूल्यों का समर्थन किया और त्याग बलिदान से युक्त पात्रों के चरित्र को यहाँ पे उजागर किया है। पुरस्कार कहानी में नायिका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार कहानी में नायिका मधुलिका राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को तिलांजलि दे देती है। देखो, राष्ट्र की प्रेम के लिए मधुलिका क्या करती है? अपने व्यक्तिगत प्रेम को छोड़ देती है। वे इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान करना पड़े तो व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रसाद जी की भाषा जो संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त होती है, अलंकारिकता और काव्यात्मकता का यहाँ पे समावेश होता है। हालांकि प्रसाद जी पर यह आरोप भी लगता है कि उनकी भाषा थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि उनकी भाषा में जो तत्सम तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है, वो अलंकारिक भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों को एक साथ प्रयोग में कर देते हैं, तो इस कारण से उनकी भाषा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। भाषा के माध्यम से देश काल एवं वातावरण को प्रस्तुत कर देने में वो सिद्धस्त है। पुरस्कार कहानी का एक दृश्य। पुरस्कार कहानी से एक बात है यहाँ पे, कौशल का वह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ा। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती। नगर निवासी पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते थे। प्रसाद जी की कहानियाँ शिल्प, भाषा, विषय वस्तु आदि के कारण अपने समय की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग होती थी। कहानियों का जो प्रसाद संस्थान, देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे अनेक कहानीकारों की कहानियों को प्रसाद संस्थान की कहानी भी कहा जाने लगा था, क्योंकि वो कहानियों का अंत इस प्रकार से करते थे कि प्रसाद, जैसे बोलते हैं ना, जयशंकर प्रसाद की माया केवल जयशंकर प्रसाद जी समझ पाते थे। पूरे सब कहानीकार थक गए थे। सब आलोचक इस बात पे डिस्कशन करते करते कि आखिर में ये ऐसा क्यों दिखाते हैं, इसलिए फिर उनका एक अलग से नाम दे दिया गया प्रसाद संस्थान, कि वो जयशंकर प्रसाद जी की माया है कि वो किस नायक और नायिका को किस रूप में दिखाते हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ वैसे स्वदेश्य होती हैं, प्रायः त्याग, बलिदान, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होती हैं, आदर्शवादी होती हैं और उनका उद्देश्य पाठकों को संदेश देना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गई, हमने मैंने व्यक्तियों की बात करी थी यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद जी की और प्रेमचंद जी की, क्योंकि दो बड़े कहानीकार हुए हैं तो इसलिए उनके बारे में डिस्कस किया। अब आता है प्रेमचंद युग के पश्चात की कहानी, यानी कि 1936 से 50 के बीच में। 1936 से 50 तक की कहानियों को कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानीकाल माना जाता है। अभी तक क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, अभी तक कहानी की कोई एक ही दिशा थी, लेकिन प्रेमचंद युग के पश्चात कहानियों की अनेक दिशाएं उत्पन्न हुई। अनेक दिशाओं का मतलब कि कहानियों में विविध प्रकार के विषयों को शामिल किया जाने लगा था। ठीक है, जैसे इसमें हम मान सकते हैं यशपाल प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख है। यहाँ से क्या होता है, कहानी का जो अलग अलग रूप हमारे सामने आता है, जैसे मार्क्सवादी रूप आता है, जिनमें कि यशपाल बहुत ही फेमस कहानीकार थे। यहाँ पे उन्होंने वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ
प्रेमचंद युग के पश्चात क्या होता है, अभी तक की कहानियों में थोड़ा थोड़ा आदर्शवाद अभी तक भी दिखाई देता है, लेकिन प्रेमचंद युग के पश्चात धीरे धीरे आदर्शवाद कम होता गया और यथार्थवाद और भोगा हुआ यथार्थवाद कहानियों में ज़्यादा आने लगा। इसके कारण क्या हुआ, कहानियों में अनेक आंदोलन उत्पन्न हो गए। ठीक है, ये जो 36 से 50 का समय है, इसको हम प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी कहानी का समय भी कह सकते हैं। इसमें वर्ग संघ मार्क्सवादियों की क्या विशेषता होती हैं, वो सेंटर में यानी कि केंद्र में जो है वर्ग को रखते हैं और जो सरकार को वो वर्ग में नहीं रखते हैं, सेंटर में नहीं रखते हैं। वो पहले अपने समूह के हितों की बात करते हैं और किसी सरकार की वो कामना नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि समाज में सभी को समान रूप से धन मिलना चाहिए और जो नहीं मिल रहा है तो फिर सरकार के विरुद्ध जो है आप लोग आक्रोश वो लोगों में भरते हैं। इस तरीके से वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की कहानियों के कई संग्रह हैं, जैसे वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता जो है पहले भी पूछी गई कहानी है, ध्यान रखना है। पिंजड़े की उड़ान भी पूछी गई है। तर्क का तूफान, चक्कर क्लब, रंग राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त इसी परंपरा के अन्य कहानीकार हैं। ये कैसे कहानीकार हैं, प्रगतिवादी कहानीकार हैं। फिर आता है कहानी में ही एक मनोविश्लेषणवादी धारा चली। मनोविश्लेषणवादी धारा में अभी भी केवीएस 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। कौन कौन नाम लिए जाते हैं, अज्ञे, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र, मनोविश्लेषणवादी। अब मनोविश्लेषणवादी किनको कहा गया है, जो मन के भावों को समझकर उसके आधार पर कोई भी कहानी लिखते हैं। ठीक है, मन के भावों पर, उनके विचारों के आधार पर या मन के अंदर जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति महसूस करता है, उन्हीं को मनोविश्लेषणवादी बोला गया है। अज्ञे ने कहानी को बौद्धिक एवं विचारिक आधार प्रदान किए, प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। अब अनुभव तो व्यक्ति बहुत कुछ करता है, लेकिन उनको हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों ने क्या किया है कि बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया है, क्योंकि इनको भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बिंबों और प्रतीकों का सहारा इनको लेना पड़ा। आगे की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो कि नेट में भी पूछी जा सकती है, जैसे रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन कहानी को रोज नाम से भी जाना जाता है। इसका मैं सारांश आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कहानी इनकी है। और पठार का धीरज, उनके कई कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे कौन कौन से हैं, अज्ञे जी के विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जैदुल, अमर बल्लरी और तेरे मेरे प्रतिरूप। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं, मानवीय दुर्बलताओं का यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मन के भावों को, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण होता है, उसमें कुछ कमजोरियाँ, कुछ दुर्बलताएं भी होती हैं, इसलिए जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में व्यक्ति के सभी यथार्थ चित्रण को दिखाया। उन्होंने उनकी दुर्बलताओं को, कमियों को भी दिखाया हुआ है। उनके पात्र जो है अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है। उनकी कहानियाँ जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और पानवाला। फिर तीसरे आते हैं इलाचंद जोशी जी भी, इनकी कहानी हम लोग जान लेते हैं। इनकी कहानियाँ रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेत आत्मा। और इनके कुछ कहानी संग्रह खंडर की आत्माएं, जो कई बार पूछा हुआ है, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। ठीक है, कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में कामवासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वच्छंद रूप में किया है। धीरे धीरे कहानीकारों में क्या आने लगा, आदर्शवाद कम होता गया, यथार्थवाद आने लगा। लेकिन यथार्थवाद में भी एक विकृत रूप आ गया। क्या विकृत रूप आ गया कि जो काम वासना है, सौंदर्यता है, यौन से संबंधित जो समस्याएं, इन भावों को भी बहुत ही ओपन तरीके से दिखाया जाने लगा। इन्हें यौनवादी कथाकार भी कहा जा सकता है। इन यौनवादी कथाकारों में कौन कौन आते हैं, आरसी प्रसाद सिंह आते हैं, द्विजेंद्र नाथ आते हैं, निर्गुण, और किशोर साहू जी आते हैं, मधुसूदन आते हैं, ब्रजेंद्र गौड़ आते हैं। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रेमचंद कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता देखी गई है। तो अगर मैं कहूँ कि 1936 से लेके 50 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसको कहा जाएगा, मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों का टाइम पीरियड हम इसको कह सकते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा की कहानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गई, जिसमें प्रेम, रोमांस, यौन समस्याओं को तो दिखाया ही गया है,
साथ में बहुत सारी भावनाओं को भी इन कहानियों में दिखाया गया है। अब बात आती है फिर नई कहानी की। आखिर नई कहानी में क्या आया फिर? देखिए 1950 के पश्चात क्या होता है कि धीरे धीरे जो है पहले जो कहानियाँ थी वो पूर्वाग्रह के आधार पर लिखी जाती थी। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं कि पहले से ही कहानीकार का कोई माइंड सेट है किसी चीज़ के प्रति, उसके आधार पर वो कहानी लिखता था, उसकी समझ है उतनी ही है। लेकिन धीरे धीरे पूर्वाग्रह से मुक्त होने लगी कहानियाँ, और नई कहानी में क्या आने लगा, कहानियाँ पूर्वाग्रह से मुक्त हो गई और जीवन में जो सामने चल रहा है, जो देख कर जो समझ कर आ रहा है, उसके बारे में कहानियाँ ज़्यादा लिखी जाने लगी, जिसको हम बोलते हैं भोगे हुए यथार्थ से कहानियाँ जुड़ गई। ठीक है, जो व्यक्ति ने भोगा है उसी के बारे में उन्होंने कहानियाँ ज़्यादातर लिखी। आप लोगों ने, जैसे आप लोग देखते होंगे कहानियों का तो नहीं, अभी सोशल मीडिया का जो समय है, जोश टॉक पे आप रोज़ एक नई कहानी देखते होंगे। वो क्या है, व्यक्ति का भोगा हुआ यथार्थ है। हर कोई व्यक्ति आता है और अपनी एक नई कहानी बताता है। वो स्वयं से बताते हैं। किस आधार पर बताते हैं? वे भोगे हुए यथार्थ के आधार पर ही बताते हैं, जो जो उनके जीवन में घटित हुआ। इसी को हम नई कहानी के अंतर्गत, आप लोग ध्यान रखना, जोश टॉक की जो कहानियाँ वो किसके अंतर्गत आती हैं? भोगे हुए यथार्थ के अंतर्गत आती है और नई कहानियों के अंतर्गत आती है। जो आंदोलन कब चला था? 1950 के अंतर्गत चला था, जिसमें संवेदना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। आप देखते होंगे हम लोग उनकी कहानियों के प्रति क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उनमें जो मूल संवेदनाएं रहती है, भावनाएं रहती हैं, आखिर देखते हैं कि वो किस किस परिस्थितियों से निकले हैं। ठीक है, तो इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। नई कहानियों में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी है। इसकी प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। ध्यान रखना, 1950 की कहानियों में ज़्यादातर संवेदना पर बल दिया गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कमलेश्वर ने नई कहानी के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए क्या लिखा है? कमलेश्वर जी ने, पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। क्या है इनका मूल बिंदु? नई वैचारिक दृष्टि। ठीक है, नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं सदी के छठे दशक में प्रारंभ होती है। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं सदी के छठे दशक में शुरू होती है। ध्यान रखना आप लोगों को। तो 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई देने लगी और कथा और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से वो अलग थी। फिर 1955 से 56 के आसपास नई कविता की तर्ज पर नई कहानी भी आने लगे। 55 से 56 का जो समय है वो नई कविता का समय था, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो नई कविता के तर्ज पर ही नई कहानी भी आने लगी थी। ठीक है, नई कहानी की क्या विशेषताएं थी कि जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया जाए और वे कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानियाँ दिखती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, जैसे जोश टॉक की जो कहानियाँ वो किससे हैं? जीवन के यथार्थ पर हैं, ईमानदारी से। कोई व्यक्ति के साथ जो जो भी घटित हुआ पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सेप्ट करना, बताना, ये भी कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर 1955 तक आते आते नई कहानियाँ जो है यथार्थ पर और यथार्थ में भी ईमानदारी से अपने बिंदुओं को बताना, अपनी भावनाओं को बताना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इसी वर्गों में हम अलग अलग बांट सकते हैं नई कहानी को। जैसे ग्रामीण अंचल की कहानियाँ जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं, नगर बोध की जो बड़े बड़े महानगरों में घटती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल गांव से निकलकर अपना विकास करता है और कोई व्यक्ति नगर से निकलकर। तो गांव के जो व्यक्ति ने उसने अलग तरीके से शोषण सहन किया होगा, उसमें ग्रामीण अंचल की कहानियाँ आ सकती है। और नगर बोध में जिसने महानगर में आकर अपना अलग तरीके से उसका शोषण किया गया या उसने अलग तरीके से संघर्ष किया, तो उसमें नगर बोध की कहानियाँ आएंगी। यथार्थ बोध की कहानियाँ जो सच्चाई से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, यौन समस्याओं का चित्रण वाले कहानियाँ और व्यंग्य प्रधान कहानियाँ। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है। देख लेती हूँ मैं कि आज जो है हम लोग नई कहानियों पे ही अंत करेंगे। कल जो है इसका जो आगे का हिस्सा है नई कहानियों का आगे का हिस्सा करेंगे और कुछ कहानियों का सारांश मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। उसके बाद जो है हमारा तीसरा जो चरण होगा उसमें मैं DSSB का एक पेपर लेके आऊँगी 17 का। अभी मैं ऑफिशियल आंसर की के साथ उसको मैच कर रही हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा वो पेपर मैं लेकर आऊँगी। तो छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों को विशेष आकृष्ट किया। ग्रामीण अंचल में कौन कौन प्रसिद्ध है? शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु। शिव प्रसाद सिंह के कहानी संकलनों के नाम है आर पार की माला, मुर्दा, इन्हें भी इंतजार है,
और मार्कंडे का फेमस है महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम किनकी कहानियाँ, फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानियाँ जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अब हम नगर बोध से संबंधित देख लेते हैं किस किस ने लिखा है। नगर बोध से संबंधित कमलेश्वर जी ने लिखा है, निर्मल वर्मा ने लिखा है, अमरकांत जी ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं लेखिकाओं में किस किस ने आगे बढ़ी हैं। उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभता, शिवानी शोभती, मेरुनिशा परवेज और रजनी पनिकर जैसी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष के संबंधों को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है। मनु भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, मैं हार गई कहानी इनकी कई बार पूछी गई कहानी है। प्रेम विवाह और विवाह के मधुर संबंधों का चित्रण भी कहानीकारों में किया है, जैसे कमलेश्वर की बयान और राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मनु भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की मिसपाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियवंदा की छुट्टी का एक दिन और अमरकांत की जिंदगी और जोंक। और जिंदगी और जोंक जो है KVS 2018 के पेपर में भी पूछी गई कहानियाँ जो किससे संबंधित है, प्रेम और विवाह के कटु और मधुर संबंध, मतलब कड़वे और मीठे दोनों ही संबंधों के बारे में ये कहानियाँ दर्शाती हैं। नई कहानीकारों में और किसके नाम लिए जा सकते हैं, महीप सिंह जी का नाम लिया जा सकता है, दिनेश पालीवाल, राजकुमार, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा और दीप्ति खंडेलवाल। दीप्ति खंडेलवाल के बारे में एक बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए हम जो है नई कहानी की विकास यात्रा को आगे हम कल की वीडियो में पूरा करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो है क्या था, एक बार मतलब रैंडमली कि कहानी का उद्भव कैसे हुआ, कहानी का नामकरण कैसे हुआ, किस चरण में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। तो आज हमने नई कहानियों तक यहाँ पे पढ़ लिया है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है, मैं थोड़ा भी आपका सहयोग कर पा रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इसको जो है PDF चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम पे आके जुड़ें। आप लोगों के यदि कुछ प्रश्न हैं या आपके पास कुछ पेपर हैं जो अनसोल्व हैं, आप हिंदी के मुझसे वो पेपर शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का पेपर वो सोल्व करवा के कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उसकी PDF मैं प्रोवाइड फिर से करवा सकूँ और जो है चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँ। आप सभी के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, बस अपनी मेहनत आप लगातार करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।